नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की उस 7 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या निकल रहा है। मैं क्वेश्चंस दिखा के जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा। बाद में हम देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स ला पाए और आंसर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये था हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपने पढ़ लिया होगा पॉज करके। अब देखेंगे इसके आंसर्स क्या क्या है और एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन। द आंसर इज 2, 3 एंड 4। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं किया था। तो दोस्तों हम सबको पता है केशवानंद भारती केस, जो भी इंडियन पॉलिटी पढ़ता है सबको पता होना चाहिए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस काफ़ी हिस्टोरिकल केस है। तो इसी केस से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता करके एक कोर्ट किया था। तो दोस्तों ये जो केशवानंद भारती है, एडनीर मठ, केरला के एक मठ है नॉर्थन केरला में, उनका डेथ हो गया कल। तो उनके बारे में एक आर्टिकल भी आया हुआ है आज द हिंदू में। तो दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, ये कहीं मेंशन नहीं। द कंसेप्ट डेवलप्ड ग्रेजुअली विद द इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल एंड आइडियल्स एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारे केसेस आया जिसमें से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसको और अच्छी तरह डिफाइन किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो जितने भी केसेस जो इंपॉर्टेंट केसेस है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को और फर्म किया, ये इधर लिखा हूं। देखो, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज द फर्स्ट केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ये सब के बारे में लिखा हूं। इसने क्या किया देखो, सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड इट्स कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था, जुडिशियल रिव्यू वाला चीज आया था और बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आया था। किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलहू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सब आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉन्च द 4th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट्स रिसेंटली, विच स्टेट टॉप द रैंकिंग। दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों सितंबर 5, 2020 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 4th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है। ये 4th एडिशन ने 2015 को शुरू किया था। ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में 180 रिफॉर्म पॉइंट्स है। बेसिकली एक स्टेट कितना बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये देखा जाता है। इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज भी है, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लेबर, एनवायरनमेंट, सब देखा जाता है इसमें। इस बार 30,000 रेस्पोंडेंट से फीडबैक भी लिया गया। टॉप 10 रैंक्स कौन कौन लाया देखो, आंध्र प्रदेश टॉप किया है, पूरा लिखा हूं इधर। अब देखो सर, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान क्या है। दिस प्लान वाज रिलीज बाय DPIIT वर्ल्ड बैंक। तो DPIIT हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड जो होता है, ठीक है। तो ये और वर्ल्ड बैंक मिलके ये प्लान रिलीज किया है। कंप्राइजेस ऑफ 80 रिफॉर्म्स, 187 रिफॉर्म एक्शन पॉइंट्स टू बी इंप्लीमेंटेड बाय 19 स्टेट डिपार्टमेंट्स। 80 रिफॉर्म्स दिया गया है, स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे अच्छा ये सब प्लान्स को इंप्लीमेंट किया आंध्र प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, 100% कॉम्प्लायंस है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का बहुत अच्छा काम किया। आंध्र प्रदेश स्टेट was the first to come up with restart package for the business continuity of micro, small and medium enterprises। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रीस्टार्ट पैकेज करके एक पैकेज लाया गया आंध्र प्रदेश ने। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान हेल्प्स टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला रैंकिंग में भी आंध्र प्रदेश टॉप किया था। ठीक है दोस्तों, इंडिया जंप टू 63rd पोजीशन इन 2019 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। 77% था 2018 में, अब ये 63rd पोजीशन में आ गया, बहुत अच्छी बात है।
अब देखो इसमें भी पैरामीटर से लिखा है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स वगैरह वगैरह, ये सब पॉज करके पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बड recently seen in news in connection with an ongoing police investigation? दोस्तों आंसर है स्मोकिंग एलिमेंट्स ऑफ marijuana प्लांट। दोस्तों जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइडल केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है, तो आजकल बड रैकेट करके एक चीज पढ़ने में आया है। तो ये क्या है बड? आर्टिकल भी आया है काफी न्यूज़पेपर में बड रैकेट के बारे में। दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑन फ्राइडे टुक रियाज ब्रदर सोविक चक्रवर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा for costing in connection with a bud supply racket in which 4 persons have already been arrested as per NCB and DRI officials, Department of Revenue Intelligence होना चाहिए, but is the most sought after drug in parties currently। दोस्तों ये न्यूज आया था, तो जितने भी करंट न्यूज चल रहा है उसमें से जितना भी ऐसे टर्म्स मिल रहा है ना दोस्तों, ये सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी बड रैकेट क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देता हूं। देखो, marijuana can be used in several ways with the most basic division comprising of the buds and the extract. While weed, ganja, is made from the extract of marijuana leaves, bud refers to smoking elements of the plant directly as against an extract. Normally इसका leaves का extract यूज करते हैं, bud आपको पता ही है, bud जो है तो plants का bud, तो इसमें से डायरेक्ट निकलता है। ये an official said the THC, important point है दोस्तों, tetrahydrocannabinol levels in bud is higher making it more potent as compared to weed। नॉर्मली जो marijuana है जो इलीगल यूज होता है इसमें लीव्स का यूज होता है, अब इसमें बड में ये सब में क्या है दोस्तों, एक टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल करके कंपाउंड है, बहुत डेंजरस है, तो यही काम करता है। तो इसमें जो बड है इसमें ये ज्यादा मिलता है। व्हाई इज बड गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑन द पार्टी सर्किट? बड्स पॉपुलैरिटी कम फ्रॉम इट्स पोटेंसी। बताया आपको मैंने जो THC का कॉम्पोजिशन बड में ज्यादा है। इट इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग अराउंड 4000 to 5000 पर ग्राम। दोस्तों देखो ये ग्राम का, ठीक है, सोने से भी महंगा है, 4000 to 5000। दिस इज ऑलमोस्ट ऑन पार विद ड्रग्स लाइक कोकेन, मेकिंग इट पॉपुलर अमंग ए सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस बड ऑल्सो कम्स इन फ्लेवर्स लाइक बनाना किटीज, वाटरमेलन गलाटो, ये सब फ्लेवर्स है दोस्तों। ये सब के बारे में इतनी जानकारी नहीं चाहिए, पर आपको THC क्या है, ये बड रैकेट क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी जरूर चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया यू कैन स्पॉट वन हॉर्न्ड राइनोस? दोस्तों आंसर है 1, 2, 3 एंड 4, चारों ऑप्शन सही है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कहाँ है, आसाम में है। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। दोस्तों कल ये एक न्यूज आया था, काजीरंगा जो वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है, उसका एक्सपेंशन होने वाला है अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट्स में। तो दोस्तों वन हॉर्न राइनोसरस और काजीरंगा काफी को एग्जामिनेशन में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में पढ़ना। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये वन हॉर्न राइनोसरस जो है कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इंडिया में कहाँ कहाँ देख सकता है। ठीक है, और भी है, आप लोग इसके बारे में रिसर्च और कर सकते हो। तो ये मेन है, ये चारों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the SFURTI's FURTI scheme of fund for regeneration of traditional industries, which of these statements are correct? दोस्तों 1 and 2 only, इसका मतलब है स्टेटमेंट 3 as per the guidelines पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारा पंचायत है cannot apply for the scheme। देखते हैं दोस्तों, scheme of fund for regeneration of traditional industries is an initiative by Ministry of MSME to promote cluster development। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट ऑफ फॉर खादी। एक अलग स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये जो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक स्कीम है, ये क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर खादी। ये क्लस्टर डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव देखो लिखा हूं, to organize the traditional industries and artisans into clusters to make them competitive and provide support for their long term sustainability। तो ये बताने से पहले क्लस्टर डेवलपमेंट क्या आपको समझाना ही पड़ेगा।
दोस्तों क्लस्टर डेवलपमेंट देखो, इस एक इकोनॉमिक टर्म है, इसका मतलब देखो इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस क्लस्टर्स और रेजिडेंशियल एरियाज टू परमानेंटली प्रोटेक्ट ओपन स्पेसेस एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। क्लस्टर डेवलपमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन ये है दोस्तों, जैसे ज्यादा स्टैगर्ड नहीं होना चाहिए जो एक इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सब एक साथ रह के काम करना सही रहेगा। ऐसा नहीं एक इधर है और ये 50 किलोमीटर दूर है और एक 50 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं, एक क्लस्टर बनाना चाहिए ताकि दूसरे जगह दूसरे चीज के लिए यूज कर सकता है। जैसे अभी इसका क्लस्टर डेवलपमेंट बोला है, देखो ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिजन्स इनटू क्लस्टर्स, मतलब सब एक साथ एक जगह में काम करेगा, ज्यादा दूर नहीं होगा, ज्यादा स्टैगर्ड नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट। ठीक है, एक क्लस्टर बना के काम करना, इससे बहुत सारे फायदा मिलता है। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आर्टिजन्स, हमारे देश में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आर्टिजन्स का हाल थोड़ा बुरा है, तो इनका सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। टू एनहांस मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ क्लस्टर्स, देखो हर जगह क्लस्टर्स वर्ड आ रहा है, तो आपको अब समझ में आया होगा क्लस्टर्स क्या होता है। बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, डिजाइन इंटरवेंशन एंड इंप्रूव पैकेजिंग एंड ऑल्सो द इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, टू एक्यूप ट्रेडिशनल आर्टिजन्स ऑफ द एसोसिएट क्लस्टर्स विद इंप्रूव्ड स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज थ्रू ट्रेनिंग देना जरूरी है। देखो दोस्तों, ऐसे जो स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव सारे एक जैसे रहता है, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाता है। बेसिकली इंडस्ट्री को और डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, प्रोडक्ट्स को मार्केट करना, यही सब होता है, डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखो टू बिल्ड इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल स्किल्स, इंप्रूव टेक्नोलॉजीज, एडवांस प्रोसेसेस, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पॉइंट्स डिफरेंट लिखना पड़ेगा, इसलिए ये पॉज करके पढ़िए, पीडीएफ जो मिलेगा उसको भी पढ़िए। ठीक है दोस्तों, हम और एक पॉइंट में जाते हैं, हु कैन अप्लाई, जो हमारे क्वेश्चन में था। देखो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे लिखा है, इसमें सबसे नीचे देखो पीआरआई भी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन है दोस्तों। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी उस लिस्ट में है, तो हमारे क्वेश्चन का जो 1 और 2 इधर सही हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, कैन नॉट अप्लाई गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, with respect to the Foreign Contribution Regulation Act 2010, which of the following can be excluded from the definition of foreign contribution? दोस्तों क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब इसका आंसर लिख सकता है। आंसर इज वैसे 2 ओनली। क्वेश्चन का मतलब यही था दोस्तों कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन सा है जो हम ले सकता है और नहीं ले सकता है। तो इसमें ये स्टेटमेंट से हमको यही बताना था आंसर कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसा कौन सा है जो हम ले सकता है, ठीक है, जो इंडियंस ले सकता है। तो ये आंसर 2 ओनली, इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये नहीं ले सकता, बेसिकली ये अगेंस्ट है। ठीक है दोस्तों, यही था गेसेट नोटिफिकेशन जो इस एक्ट का आया था। इसमें देखो ये डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी डेफर्ड टू इन दिस क्लॉज बाय एनी पर्सन who has received it from any foreign source either directly or through one or more persons shall also be deemed to be foreign contribution within the meaning of this clause। क्या है मतलब यही है, कोई भी तरह का डोनेशन जो फॉरेन से आता है, ठीक है, इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। एक्सप्रेशन 2 में यही लिखा है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ये आप बैंक में डालोगे, इसका जो इंटरेस्ट है ये भी उसमें काउंट हो जाएगा। अब आ रहा है स्टेटमेंट 3, any amount received by any person from any foreign source in India by the way of fee। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो इसका फीस आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टुवर्ड्स कॉस्ट इन ल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंटेड, कोई काम करके दे रहा है, कोई गुड्स बेच के पैसे आ रहा है, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है, ये दोनों को छोड़ के और कुछ टाइप से पैसे आ रहे हैं अगर, तो ये गलत हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो इस एक्ट के बारे में इस न्यूज आज के मेजर हेडिंग था, तो हर्षित सर ने आपको समझाया भी है, ठीक है। 2-3 चर्च को और बैन किया, वैसे ये रिलीजियस कन्वर्शंस के लिए पैसे यूज हो रहा है करके, ठीक है। इंडिया में ऐसे वैसे बहुत कुछ होता भी है, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्शन के लिए बहुत पैसा बाहर से आता है, लोगों को ऑफरिंग्स करते हैं, ऑफर करते हैं पैसे और रिलीजियस कन्वर्शंस के लिए। तो जो भी हमारा आंसर आपको मिल गया। Question number 7. To which of the following events in history can you relate Variam Kunnat Ahmad Haji with respect to a recently released book
Dictionary of Martyrs, India's freedom struggle 1857 to 1947. The answer is option A, मलबार रेबेलियन। दोस्तों, वारियम कुंदत अहमद हाजी, ठीक है, ये केरला हिस्ट्री में इनके नाम है, पर कुछ लोग बोल रहे हैं ये फ्रीडम फाइटर नहीं था, इनके नाम ऐसे ही ऐड किया है, और कुछ लोग बोल रहे हैं ये फ्रीडम फाइटर थे। अब एक बुक आया है डिक्शनरी ऑफ मार्टिर्स, पीएम मोदी जी ने रिलीज किया था 2 दिन पहले, इसमें इनका नाम है। तो और एक कंट्रोवर्सी आ रहा है कि देखो ये न्यूज़ आया था, मैं बताता हूं क्या कंट्रोवर्सी आ रहा है। ये रिपोर्ट सबमिटेड टू द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन 2016 हैड रिकमेंडेड द रिमूवल ऑफ वैगन ट्रेजेडी विक्टिम्स एंड द मलबार रिबेलियन लीडर्स अली मुस्लियार एंड वारियम कुंदत अहमद हाजी एंड हाजीज 2 ब्रदर्स फ्रॉम द बुक ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन्होंने ये बोला है ये बुक में से इनका नाम और इनके भाइयों का नाम डिलीट कर दो, ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है दोस्तों, ये बोला गया हिंदू आर्टिकल में, क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2-4 महीने पहले केरला में एक नया फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ वारियम कुंदत अहमद हाजी के बारे में। तो इस फिल्म में वारियम कुंदत अहमद हाजी को एज ए फ्रीडम फाइटर डिपिक्ट कर रहा है, इसलिए बहुत सारे पार्टीज इनका अगेंस्ट आया हुआ, एक फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे हम, ये फ्रीडम फाइटर नहीं था करके, राइट। तो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो वारियम कुंदत अहमद हाजी जी का नाम निकालने का एक प्ली गया है। सीए आईसेक एंड आईसीएचआर मेंबर सबमिटेड द 2016 रिपोर्ट टू द काउंसिल रिकमेंडिंग द डिलीशन ऑफ नेम्स। तो इन्होंने रिकमेंड किया ये नाम डिलीट करना चाहिए। देखो इनके रिपोर्ट में नोटोरियस मोपला रियोट लीडर, मोपला रियोट मतलब जो मलयालम में मापला बोलता है, जो उस टाइम की एक कम्युनिटी था मुस्लिम रिलेटेड, तो मलबार रिबेलियन मापला रियोट सब एक ही बोल सकते हैं। सो नोटोरियस मोपला रियोट लीडर एंड ए हार्डकोर क्रिमिनल, इनको हार्डकोर क्रिमिनल बोला, नोटोरियस मोपला रियोट लीडर बोला, हु किल्ड innumerable innocent Hindu men, women and children during the 1921 Mopla riot and deposit their bodies in a well locally known as Tuvur Kinar। किनर मतलब मलयालम में वेल होता है, कुआं होता है। तो ये सब बोला है इनके बारे में, इनका नाम अभी निकाल दो करके, ठीक है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछो, तो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन एक पीपीटी के रूप में दिखा सकता हूं। पर दोस्तों ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इतना तो जानना चाहिए। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये और इनके बारे में न्यूज़ आ सकता है न्यूज़पेपर्स में या फिर फोर्टनाइट मैगजीन्स में, ठीक है, आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल और हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीजेस। इसमें से कौन सा वेक्टर बोर्न डिसीज नहीं है? तो ये कोविड-19 आंसर आएगा। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ये क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सबको बोला है कि 10 मिनट ले लो अपने लाइफ का और 10 नेबर को बता दो या 10 रिलेटिव्स को फ़ोन करके बता दो कि एंटी डेंगू, एंटी चिकनगुनिया, ये सब के अगेंस्ट क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ये सब। तो वेक्टर नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एक है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम इज द नेशनल लेवल टेक्निकल नोडल ऑफिस। एक नेशनल लेवल टेक्निकल नोडल ऑफिस है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब वेक्टर बोर्न डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल में एक ऑफिस है, एक प्रोग्राम है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने ये क्या करते हैं, ये पूरा गाइडलाइंस पॉलिसीज ये सब लॉन्च करते हैं कि कैसे कैसे वेक्टर बोर्न डिसीज के अगेंस्ट क्या क्या लेना चाहिए, मेजर्स लेना चाहिए सब। तो दोस्तों वेक्टर बोर्न डिसीज क्या है ये बताता हूं मैं आपको। डिसीजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स बाय ब्लड फील्डिंग आर्थ्रोपोड्स। दोस्तों कुछ नहीं है, जब मॉस्किटो से या कोई इंसेक्ट से, कोई फ्लाई से, ठीक है, अगर कोई डिसीज फैल रहा है तो इसको वेक्टर बोर्न डिसीज बोलते हैं। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मलेरिया। आप सबको पता है ये मच्छर फैलाते हैं, चिकनगुनिया, ठीक है, डेंगू, ये सब। तो ऐसे जब डिसीज फैलता है तो इसको वेक्टर बोर्न डिसीज बोलता है, राइट। तो ये देखो फ्ली, टिक, इसका फोटो में डाला हूं, अगर कोई डाउट है। फ्ली क्या टिक है, नॉर्मल जानवरों में रहते हैं, जानवरों में ऐसे चिपका रहता है, ठीक है। और इन एपिडेमियोलॉजी ए डिसीज वेक्टर इज एन एनी एजेंट विच कैरीज एंड ट्रांसमिट एन इन्फेक्शियस पैथोजन, ठीक है। कोई भी एजेंट हो जो इन्फेक्शियस पैथोजन को कैरी करेगा, मतलब जो रीजन है, डिसीज कोसिंग है, उसको अगर कैरी कर रहा है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उसको अगर कोई एजेंट कैरी कर रहा है, जैसे मॉस्किटो हो गया, फ्ली हो गया, टिक हो गया, मतलब कोई भी इंसेक्ट हो गया, तो इसको वेक्टर बोलता है वो एजेंट को। तो ये डिसीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोर्न डिसीज।
Question number 9. What is acrylose soap? Sometimes seen in the news recently. Acrylose soap. Answer option 4. The highly efficient superabsorbent material for liquid respiratory and other body fluid solidification and disinfection. दोस्तों हाईली एफिशिएंट सुपर अब्सॉर्बेंट है, अब्सॉर्ब करेगा, तो इसमें भी जोर्ब है, इसमें भी जोर्ब है, तो आप रिलेट कर सकते हो वैसे। दोस्तों एक्रिलोज सोप क्या है? देखो दोस्तों, डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड सेक्रेशंस फ्रॉम पेशेंट्स। मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई कोविड-19 इन्फेक्टेड है या कोई भी कंटेजियस डिजीज इन्फेक्टेड है, तो उसके शरीर से सेक्रेशंस बहुत निकलेगा, कभी उल्टी करेगा या ऐसे ही कोई खांसेगा तो सेक्रेशंस आ सकता है बाहर। तो इसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको ट्रीट करना और डिस्पोज करने के लिए साइंटिस्ट ने, श्री चित्रा तिरुला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक अच्छी तरीका लाया है। क्या है? एक्रिलोज सोप। ये क्या करेगा? ये पूरे जो सेक्रेशंस नीचे गिरेगा या कहीं भी गिरेगा, इसको ये डालने से अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करके ये पूरा सेक्रेशन जो नीचे गिरा होगा या कहीं भी गिरा होगा, इसको एक सॉलिड रूप में लाएगा, एक बॉल जैसा या कोई सॉलिड रूप में लाएगा। ठीक है, फिर उसको डिस्पोज कर सकता है। तो ये बोल रहा है हाईली एफिशिएंट सुपर अब्सॉर्ब मटेरियल फॉर सोलिडिफिकेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेक्रेशन। और ये सोलिडिफाई भी करेगा, इसको डीकंटामिनेट भी करेगा। ठीक है, इसमें कोई इंफेक्शन फिर से नहीं होगा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो एक्रिलोज सोप कैन अब्सॉर्ब लिक्विड्स एट लीस्ट 20 टाइम्स मोर देन इट्स ट्राई वेट। इसकी जो वेट है उसके 20 टाइम्स ज्यादा ये अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कंटेन्स ए डीकंटामिनेंट फॉर इन सिटू डिसइंफेक्शन। उसके अंदर कंटामिनेंट भी है, मतलब और इन्फेक्शन ना हो उससे। तो दोस्तों इसमें देखा है इन सिटू डिसइंफेक्शन। मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाता हूँ। इन सिटू मतलब क्या होता है? काफी अपने पढ़े होंगे। देखो दोस्तों, इन सिटू मतलब होता है वहीं, जहां है वहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर कोई गाड़ी मैं रिपेयर करने जा रहा हूं, तो मैं अगर बोलूंगा इसकी रिपेयर में इन सिटू करूंगा, मतलब मैं उधर ही करूंगा इसके रिपेयर। ऐसा नहीं उसको मैं लेके जाऊंगा कंपनी में या अपने घर में और उधर फिर रिपेयर करके फिर वापस कंपोनेंट लेके आएगा, रिपेयर करेगा, ऐसा नहीं। इन सिटू रिपेयर या इन सिटू काम को करना मतलब होता है उधर ही करना। तो ये वही लिखा है इन सिटू डिसइंफेक्शन, मतलब उधर ही डिसइंफेक्ट करेगा, कहीं और लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको इन सिटू का मतलब पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 10. With respect to the recently released revised priority sector lending guidelines by the Reserve Bank of India, which of the following categories are eligible for finance under the PSL? तो दोस्तों बेसिकली यही पूछा गया है, which of the following categories priority sector lending में कौन कौन सा कैटेगरीज आता है? तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों ये न्यूज कल आया था, तो हर्षित सर ने आपको अच्छी तरह समझाया प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। ठीक है, तो और मैं नहीं बताऊंगा, तो आप उस वीडियो देख सकते हो। कल के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। तो वैसे मैं बताऊंगा कि प्रियोरिटी सेक्टर में कौन कौन सा है। देखो इतना है, ये ध्यान रखिए। एग्रीकल्चर, तो मैं जब एग्रीकल्चर बोलूंगा दोस्तों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब आपको लेना चाहिए। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। जब क्वेश्चन आएगा ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे सीधा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट डालेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट डालेगा, एजुकेशन रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट डालेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको बेसिक्स मैंने बता दिया, प्रियोरिटी सेक्टर लेक्चर में इतने हैं। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। आप लोग अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले आप लोग कितने इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन अच्छा लगे, अगर आप लोग इसको आंसर कर पा रहे हैं, इसे कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।